नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। तो हमारी बात चल रही थी यथार्थवाद के बारे में, और यथार्थवाद में हमने पढ़ लिया था कि यथार्थवाद क्या कहता है, और मतलब इसकी मोटा मोटी जो व्याख्या है वो पूरी हमने कर ली थी। कुछ बीच में जो बातें चली, अगर कंसेप्चुअल कोई पर्सन आ जाएगा तो उससे आप आराम से कर सकते हो। कि आदर्शवाद जो कहता है, जो नीतियाँ बनाता है, जैसे कुछ नियम होने चाहिए, सैद्धांतिक नियम होने चाहिए, सैद्धांतिक कानून होने चाहिए, तो उनका खिलाफत कौन कर रहा है? यथार्थवाद कर रहा है। आदर्शवाद कहता था कि मनुष्य बहुत अच्छा है, वहीं यथार्थवाद क्या कहता है कि मनुष्य बड़ा दुष्ट है, शक्ति प्रेमी है। तो ये सब हमने देख लिया था। और वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद क्या कहता है कि प्रत्येक राष्ट्र किससे संबंध रखता है? राष्ट्र हित से। सबसे मुख्य बात क्या है? राष्ट्रहित। और दूसरी बात क्या है? पावर पॉलिटिक्स है, शक्ति राजनीति है। बस यथार्थवाद ये कहता है कि प्रत्येक राज्य किसके पीछे घूम रहा है? शक्ति राजनीति के पीछे। तो हमने मोटा मोटी अंतर भी कर लिए थे, क्योंकि दोनों के सिद्धांत पढ़े थे साथ में, तो मोटा मोटी अंतर भी हो गया था। तो देखो, एक क्विंसी राइट है, यथार्थवादी विचारक है क्विंसी राइट। वो ये कहता है कि जो आप ये आदर्शवाद और यथार्थवाद जो अपनी बात चल रही है, बहस चल रही है, पहली महान बहस, इनमें आप वैसे तो सीधा साधा कोई वैसे अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मान लो तानाशाही को विरोधी बताता है या तानाशाही को घटिया बताता है। और ये कहता है कि लोकतंत्र भी ऐसा है नहीं कि भाई लोकतंत्र में वो आ जाए। भाई लोकतंत्र में जैसे ब्रिटेन का हमने उदाहरण देखा था, लोकतांत्रिक देश था, लेकिन फिर भी कई देशों पर वो क्या कर रहा था? आक्रमण कर रहा था, उनको अपना गुलाम बना रहा था। तो क्विंसी राइट ये कहता है कि इन दोनों में आप वैसे तो अंतर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यथार्थवाद क्या होता है? अल्पकालीन नीतियों के लिए, अल्पकालीन। और आदर्शवाद क्या होता है? दीर्घकालीन नीतियां या भविष्योन्मुखी जो भी नीतियां हैं, उनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए क्या है? इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने बात करी थी कि ये किसके ऊपर जोर देता है? क्या है। और ये किसके ऊपर जोर देता है? क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए तो मतलब भविष्य में होगा, और भविष्य का मतलब दीर्घकालीन योजना है। क्या है? वो तो वर्तमान में है, वो है अल्पकालीन। तो इनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए, दीर्घकालीन नीतियां और अल्पकालीन नीतियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आदर्शवाद और यथार्थवाद का। जैसे अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 1918, ये मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, उसके बाद जैसे राष्ट्र संघ बन गया 1920 में। तो धीरे धीरे ये बात 1939 तक आते आते, यानी 1919 से लेकर 1939 तक ये बात आते आते ये हो गया था कि आदर्शवाद अब क्या है? खात्मे की तरफ है। यानी आदर्शवाद ने क्या टेक दिए थे? घुटने टेक दिए थे। और ये 20 साल थोड़ा सा इसका वर्चस्व रहा। और फिर जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, राष्ट्र संघ जैसी जो संस्था थी, वो मैं शायद पिछले में यूएन ही बोल गया था, यूएन ने राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन है ना, वो यूएनओ है। तो 1920 में बना, बोला हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब क्या हो गए? धीरे धीरे खत्म हो गए। तो ये हम थोड़ा सा क्या पुराना दोहरा लिया ताकि दोबारा आपके क्या हो जाए? रिवाइज हो जाए। अब हम बात करने वाले हैं इसमें आगे कि वास्तव में यथार्थवाद कहता क्या है, कि यथार्थवाद के जो सिद्धांत है उनके बारे में हम बात करेंगे इसमें। तो यथार्थवाद के सिद्धांत है, उनमें सबसे पहले आता है शक्ति संतुलन। और मुख्य जोर ये किसके ऊपर देता है? ये हमने कल बात करी थी 3S के ऊपर। राज्य मतलब स्टेटिज्म, स्टेटिज्म, सेल्फ हेल्प और सर्वाइवल, जो अस्तित्व है। मतलब प्रत्येक राष्ट्र किसके लिए संघर्ष कर रहा है? अस्तित्व के लिए। और सहायता आपको स्वयं करनी पड़ेगी, है ना। एक जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं, भगवान भी उन्हीं की सहायता करता है। और राज्य यानी राज्य केंद्रित अवधारणा है पूरा। ये क्या है? यथार्थवाद का ये मूल मोटिव है 3S। तो यहाँ है पहली बात कि यथार्थवाद क्या कहता है कि शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन, अगर जैसे मान लो तौल तक्कड़ है कोई तौलने वाला, अगर दोनों तरफ बैलेंस रहेगा तो वजन इधर भी सही आएगा। इसका मतलब क्या है? सही है। तो वैसे ये शक्ति संतुलन, अगर शक्ति संतुलन पूरे विश्व में क्या है? अगर बटा हुआ रहे तो क्या है? संसार आसानी से चलता रहेगा। अब शक्ति संतुलन में चाहे आप बहुध्रुवीय व्यवस्था भी देख सकते हो,
एक ध्रुवीय भी देख सकते हो, उसको भी शक्ति संतुलन। मान लो अमेरिका एक ध्रुवीय है, अभी जो वर्तमान अमेरिकन हेजेमनी चल रही है, एक ध्रुवीय व्यवस्था है, तो ये भी शक्ति संतुलन ही है। वो दूसरे को क्या लड़ने नहीं दे रहा है, एक तरह से उनके ऊपर क्या सर्वे सर्वा बन रखा है। किसी समय मान लो ब्रिटेन और फ्रांस थे, ये भी सर्वे सर्वा ही थे किसी समय। बहुध्रुवीय बन रहा है मान लो विश्व है। तो ये शक्ति संतुलन अगर बैलेंस पावर बनी रहे तो क्या है, युद्ध होने की संभावनाएं क्या है, कम है। फिर दूसरी बात, एक आता है भय का संतुलन। स्टीफन वाल्ट का एक बात करते हैं हम, शक्ति संक्रमण सिद्धांत। एक है प्राधान्य स्थिरता, और एक ये हमने बात करी थी सुरक्षा दुविधा। ये तो गिलपिन का, ये तो देखो फैक्ट है, ये तो याद करने ही पड़ेंगे। जॉन एच हर्ज, सुरक्षा दुविधा। अब देखो है क्या चीजें हैं, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, ये तो शक्ति संतुलन अगर पावर बैलेंस रहेगा जैसे इस सोल तकड़ की तरह, तो संसार में क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी शांति रहेगी। मतलब युद्धों की संभावना क्या रहेगी, कम रहेगी। शांति की बात तो कहीं आती नहीं है, तो युद्धों की संभावना कम रहेगी। अब भय का संतुलन क्या है, अब कई राष्ट्र भयग्रस्त हो जाते हैं। भयग्रस्त हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, किन्हीं दूसरे राष्ट्रों के क्या बन जाते हैं, पिछलग्गू बन जाते हैं। यानी उनके एक तरह से अब इनको क्या, आप ये मान लो कि पिछलग्गू बन जाते हैं। जो राष्ट्र वो बोलता है उसकी वो क्या है, हमें हम मिलाते हैं बस। सेवक दास मान लो, सेवक दास के संबंध बन जाते हैं। ये है स्टीफन वाल्ट। जैसे जब द्विध्रुवीय व्यवस्था आई थी यहाँ, जैसे यूके फ्रांस वाली मान लो, चाहे द्विध्रुवीय जब अमेरिका और सोवियत संघ वाली व्यवस्था, तब पूरा राष्ट्र दो खेमों में बट गया था। तो उसमें प्रत्येक राष्ट्र क्या है, किसी ना किसी एक के क्या है सानिध्य में जाना चाहता था, क्योंकि सबको भय लग रहा था कि अगर हम अलग रहेंगे तो कोई ना कोई हम पे क्या कर देगा। तो पूरा यूरोप जो है पूरे दो खेमों में बट गया था कि ताकि कोई दूसरा अपने ऊपर क्या है हमला ना कर दे, चाहे अमेरिका करे चाहे सोवियत संघ करे। शक्ति संक्रमण सिद्धांत। अब संक्रमण आप समझते हो, संक्रमण जैसे मान लो एक कोशिका यहाँ संक्रमित हो गई तो दूसरी कोशिका को भी क्या कर देती है, खत्म कर देती है धीरे धीरे। मतलब फैलती 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 जो रोग है, संक्रमण इसी को बोलते हैं। रोग फैलता फैलता दूसरी जगह चला जाता, वो है संक्रमण। तो शक्ति संक्रमण क्या कहता है, जैसे यूएसए सर्वे सर्वा है मान लो आप, तो अब यूएसए को टक्कर देने के लिए कौन आ गया, जापान आ गया, चीन आ गया, भारत आ गया, जर्मनी मान लो, चाहे जो अपने यूरोपियन ईयू मान लो, आसियान आ गया, कई सारे संघ जो ब्रिक्स आ गया, इसके अलावा एक क्वाड आ गया। क्वाड तो खैर इसी का ये तो अब अमेरिका ने एक संगठन बना लिया ताकि चीन जैसे जो राष्ट्र उनको क्या है टक्कर दे सके। तो इसको छोड़ दो, मान लो ये जो है, मान लो ये क्या कर रहे हैं, शक्ति का संक्रमण कर रहे हैं। यानी अमेरिका का जो वर्चस्व है उसको कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। जैसे मान लो चाइना है, तो ये शक्ति संक्रमण सिद्धांत। यानी अब विश्व क्या है, धीरे धीरे जो ताकत है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। शक्ति का संक्रमण हो रहा है, शक्ति एक जगह से दूसरी जगह भी क्या हो रही है, फैल रही है। एक है प्राधान्य स्थिरता। प्राधान्य स्थिरता ये शक्ति संतुलन वाली सेम सी कहानी है, ये गिलपिन का दिया हुआ है कि ये या तो ऐसे मानो इसको कि कोई प्रधान हो, एक प्रधान होगा तो संसार में क्या रहेगी, स्थिरता रहेगी। कोई ना कोई प्रधान अवश्य होना चाहिए तो संसार में क्या रहेगी, स्थिरता। और ये हमने पढ़ाई था सुरक्षा दुविधा उभय पास, जिसको सिक्योरिटी डिलेमा कहते हैं। उसमें क्या होता है, मान लो ये दो राष्ट्र हैं, एथेंस और स्पार्टा वाली हमने बात करी थी उस समय। तो एक राष्ट्र जब शक्ति बढ़ाता है तो दूसरा राष्ट्र ये सोचता है कि ये ताकतवर हो रहा है, तो ये वाला क्या है, शक्ति बढ़ाता है। फिर जब इसको पता चलता है कि ये शक्ति बढ़ा रहा है तो ये और बढ़ाता है, फिर ये और बढ़ाता है। इस प्रकार से ये क्या है, एक चक्र में फंस जाते हैं, है ना, दुष्चक्र जिसको कहते हैं। उस चक्कर में फंस जाते हैं और शक्ति के निरंतर बढ़ाते रहते हैं और अंत में क्या होता है, युद्ध होता है, एक देश क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये यथार्थवाद इन सिद्धांतों के ऊपर क्या है, बेस्ड है।
ये तो हो गई सिद्धांतों की बात। अब हम बात करते हैं कुछ इसके जो महत्वपूर्ण विचारक हैं उनके बारे में। बाकी तो सब सामान्य सामान्य बातें हमने कर ली। प्रश्न अगर कंसेप्ट से संबंधित आएगा तो आप इससे क्या है आसानी से कर दोगे, अगर आपने ध्यान से देखा है तो। अब देखो यथार्थवाद के हम जो परंपरागत है ना यथार्थवाद, उसके बारे में बात करेंगे। परंपरागत यथार्थवाद, इसका अगर क्लासिफिकेशन करें तो परंपरागत और पुराना है और एक नया नव यथार्थवाद। तो इसको हम बाद में देखेंगे केनेथ वाल्टज का, और इसका दूसरा नाम संरचनात्मक यथार्थवाद भी है, संरचनात्मक यथार्थवाद। अब बात करते हैं परंपरागत जो क्लासिकल है उस सिद्धांत के बारे में। अगर इसके विचारकों की बात करें जिन्होंने इसको क्या है आगे बढ़ाया, तो एथेंस स्पार्टा वाली जो बात चल रही है उसी के बारे में हम बात करेंगे। जब एथेंस और स्पार्टा इनके बीच में युद्ध चल रहा था, एक 30 वर्षीय युद्ध चला था इनके बीच लंबा, तब एक बुक लिखी गई थी किसके द्वारा, थ्यूसिडाइस द्वारा, द पेलोपोनेशियन वार। ये थ्यूसिडाइस द्वारा एक बुक लिखी गई थी पेलोपोनेशियन वार। तो इसमें बताया गया था, जो अपन बात कर रहे थे अभी सिक्योरिटी डिलेमा वाली, एथेंस और स्पार्टा में यही हुआ। ये क्या हुआ, एक दुष्चक्र में फंस गए कि ये शक्ति बढ़ा रहा है, तो ये इधर वाला बोला कि मैं भी शक्ति बढ़ाऊंगा। तो इस शक्ति बढ़ाने के चक्कर में, प्लस करने के चक्कर में क्या गए, दोनों उलझ गए और कई सालों तक ये क्या है युद्ध चलता रहा। तो थ्यूसिडाइस ने क्या कहा कि यहाँ एथेंस की क्या हो गई, हार हो गई। एथेंस की हार इसलिए हुई क्योंकि ये युद्ध कला में निपुण नहीं था। अब देखो इसकी तो फिल्म भी आपने देखी होगी 300 नाम से, ये स्पार्टन्स वो वाली फिल्म। तो ये क्या है युद्ध कला में निपुण नहीं थे, बाकी सब चीज़ों में अग्रणी थे। साहित्य मान लो, चाहे आप जो भवन निर्माण कला है और जो अन्य है मूर्ति कला है, सब में अग्रणी थे। लेकिन किस में, वार जो है उसमें क्या है ये अग्रणी नहीं थे, और जिसके कारण इनको क्या है पराजय झेलनी पड़ी। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, जो ये है ना सुरक्षा दुविधा वाला, वही है थ्यूसिडाइस ट्रैप। इसको हम क्या कहते हैं, थ्यूसिडाइस ट्रैप। यानी ये क्या हो गए, एक जाल में फंस गए और इस जाल के चक्कर में फंसते 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 अपना ही धीरे धीरे, अब जाल में फंसता है तो खुद का ही नुकसान होना है। तो थ्यूसिडाइस ट्रैप इसको कहते हैं। इसके बाद प्रणेता भी कहा जाता है। थ्यूसिडाइस को क्या है, जो परंपरा यथार्थवाद के मान लो क्या है प्रणेता है, परंपरागत यथार्थवाद के प्रणेता भी इनको क्या है, जिन्होंने शुरुआत पुरानी अगर बात करें तो ईसा से पहले एक भारतीय विचारक हैं चंद्रगुप्त। ये भी क्या है यथार्थवादी विचारक है कि राज्य को कैसे संरक्षित रखा जाए, बस। इनकी बुक का नाम है अर्थशास्त्र, और स्टेटक्राफ्ट के ऊपर लिखी हुई है। अन्य और बात करें, थ्यूसिडाइस हो गया, कौटिल्य हो गया, मैकियावली है। जैसे मैकियावली की हमने कल भी बात करी थी। मैकियावली जो ये नैतिकता के जो सिद्धांत वगैरह हैं इनका क्या करता है, विरोध करता है। नैतिकता के जो सिद्धांत है उनका विरोध करता है, और दोहरी नैतिकता इनका क्या करता है, विरोध करता है। और दोहरी नैतिकता के बारे में बताता है कि राजा है, राजा को हमेशा दोहरी नैतिकता रखनी चाहिए, प्रजा के लिए अलग नैतिकता और जो अन्य राज्य हैं, देश हैं, उनके प्रति अलग नैतिकता। और द प्रिंस में ये कहता भी है कि साधन आपके कैसे भी हों, आप कैसे भी साधन काम में ले लो, अगर आपने साध्य की प्राप्ति कर ली तो आपके साध्य जो साधन है ना वो हमेशा ही क्या माने जाएंगे, उचित माने जाएंगे। बस येन कैन प्रकारण, आपका जो साध्य है वो सही होना चाहिए। उसमें अगर नैतिकता को आपको त्यागना पड़े, सब कुछ करना पड़े, शेर और लोमड़ी का सिद्धांत भी तो इसी का ही है। राजा को शेर और लोमड़ी का
चालाक भी हो लोमड़ी की तरह और शेर की तरह घायल करने वाला भी हो, मारने वाला भी हो। तो यानी ये क्यों दिया इसने कि मान लो साधन आप ये अपना रहे हो और आपने साध्य की प्राप्ति कर ली, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ जाएगी। ये है कौन कहता है, मैकियावेली। इसके अलावा अगर हम बात करें हॉब्स तो शुरू में ही ये कहता है कि मनुष्य तो क्या पाश्विक प्रवृत्ति का है, खराब प्रवृत्ति का है। इसका मतलब अगर मनुष्य खराब प्रवृत्ति का है तो उन्हीं मनुष्य से क्या बनते हैं, राज्य बनते हैं, तो राज्य भी सेम टू सेम वैसी प्रवृत्ति का होगा। तो ये भी इससे क्या है, जो लेवियाथन बनाता है, लेवियाथन में यही तो था, उसके एक हाथ में तो धर्मदंड था और एक हाथ में क्या थी, तलवार थी। यानी धर्म भी था और साथ में क्या थी, तलवार भी थी। तो दोनों के माध्यम से क्या है, जनता को क्या है, नियंत्रित रखा जाए। बस कैसे, येन केन प्रकारेण, तलवार के माध्यम से। अगर धर्म के माध्यम से मान जाता तो ठीक है, नहीं तो तलवार तो है ही है। तो वो है लेवियाथन, हॉब्स। रूसो की भी बुक है एक, द स्टेट ऑफ वार, स्टेट ऑफ वार। अब देखो रूसो क्या कहता है, रूसो तो ये कहता है कि मनुष्य हमेशा स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन जो बाह्य वातावरण है उसने उसको क्या है, जकड़ रखा है। जो सामाजिक परिस्थितियां उसने क्या है, उसको जकड़ रखा है। तो रूसो ये कहता है कि मनुष्य स्वभाव से बुरा नहीं है, जो उसकी परिस्थितियां हैं, उसके चारों तरफ का वातावरण है, वो उसको क्या कर देती है, खराब कर देती है। तो इसीलिए तो ये कहता है प्रकृति की ओर लौटो, वापस कहाँ चले हम, प्रकृति की ओर, वैसे हो जाएं जैसे शुरुआत में होते थे, है ना कोई लोभ, ना ईर्ष्या। तो समाज में जो ईर्ष्या है, भेदभाव है, उनसे क्या है, व्यक्ति क्या है, जो ये चीज़ें जन्म लेती है, यथार्थवाद जैसी, स्वार्थ जैसी चीज़ें, वो अब बाद में। इसके अलावा बात करें हम, तो एक यहाँ हमने छोड़ दिया सुंजू, आर्ट ऑफ वार। सुंजू की वो कौन सी है, आर्ट ऑफ वार। ये चीनी दार्शनिक है, जैसे कन्फ्यूशियस है वैसे सुंजू है, चीनी दार्शनिक है। और तो इन्होंने भी क्या है, पूरा यथार्थवाद के बारे में, युद्ध लड़ने की कला, आर्ट ऑफ वार वही है, युद्ध लड़ने की कला। इसके अलावा एक क्लॉजविट है, ये तो पूरा टॉपिक आता है कॉलेज लेक्चरर में। क्लॉजविट ये भी यथार्थवादी विचारक है। और कौन से यथार्थवादी विचारकों की हम बात कर रहे हैं, परंपरागत यथार्थवादी विचारकों की बात, नव यथार्थवाद की बात नहीं कर रहे हैं। और परंपरागत में भी पुराने वाले, नए वाले तो कौन से आ गए, नए वाले तो आगे मार्गेनथाउ है, मार्गेनथाउ नया है। मार्गेनथाउ, पीएच कार, ट्वेंटी ईयर्स क्राइसिस, इसकी बुक है, वो जब हम शुरू में बात कर रहे थे। एफ कैनन, जॉर्ज एफ कैनन, जिन्होंने वो नैतिकता के संबंध में बात करी थी, सापेक्षीय नैतिकतावाद है ना। हेनरी किसिंजर है, अर्नोल्ड वुल्फर्स है, नेबूर हो गया, क्विंसी राइट हो गया, फ्रेडरिक शूमैन हो गया। ये कुछ अन्य क्या है, इनके विचारक हैं। तो मार्गेनथाउ तो हमने शुरू में बात करी थी, ये तो क्या है, पर्यायवाची, किसका, यथार्थवाद का पर्यायवाची है। तो अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे मार्गेनथाउ के बारे में, कि मार्गेनथाउ यथार्थवाद के बारे में क्या कहता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये कुछ विचारक है जो नए वाले विचारक हैं। नए होने का मतलब है ये भी परंपरागत जो यथार्थवाद है उसी का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।